हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज ऑफ केरला। वो तो एक कमाल की वीडियो है यार। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। मैं पहली बार साउथ इंडिया जा रहा था वाह। और सबसे पहले जाने के लिए मैंने चुना केरला। काफी सुना था केरला के बारे में ओए होए होए कि इसे यार, कहते हैं ये गोड्स भाई ओन वीडियो कंट्री। बहुत बेस्ट बनाता है। यहाँ होती है दुनिया की सबसे ऊंची हाइट पर टी प्लांटेशन और इन टी गार्डन्स के बीच बसे हुए हैं हमारे भारत के सबसे सुंदर गांव। केरला इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है। यहाँ की चाय ब्रिटिश एरा से ही वर्ल्ड फेमस है। मुझे देखना था टी कटिंग का वो प्रोसेस जब केरला की महिलाएं खेतों में आकर चाय की पत्तियां काटती हैं। कमाल है भाई। केरला एक कोस्टल स्टेट है जिसकी 600 किलोमीटर की बाउंड्री अरेबियन सी से टच होती है। यहाँ 44 रिवर्स और ना जाने कितनी लेक्स हैं। इतना पानी होने की वजह से यहाँ फिशिंग करना एक आम बात है। लोग यहाँ चाइनीज नेट का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोग अपने फिश फार्म्स में जाकर के फिशिंग करते हैं। किसान अपने खेतों में जाते हैं नाव लेकर और वहां जाकर मछलियां पकड़ते हैं। नदी के बीचों बीच सारे रास्ते बने हैं। कुछ गांव तो ऐसे हैं जो पानी के ऊपर ही बसे हैं। वहां का आम साधन सिर्फ नाव है। ओए यार। यहाँ एक टाउन और है एलेपी, जहाँ चलती है 2500 हाउस बोट्स। कुछ रास्ते ऐसे हैं कि बीच में हाउस बोट चलती है और दोनों तरफ चावल के खेत। ये देखना अपने आप में काफी अलग एक्सपीरियंस है। तो चलिए चलते हैं केरला के कल्चर और नेचर की जर्नी पर और जानते हैं कि केरला को क्यों कहा जाता है गोड्स ओन कंट्री। सबसे पहले मैं मुन्नार से होते हुए मुन्नार। सुरीनली विलेज जाता हूँ। वाह। मुन्नार के रास्ते इतने ज्यादा सुंदर हैं मानो किसी ने पहाड़ों पर टी गार्डन्स का एक कारपेट बिछा दिया हो। केरला में जनवरी या फरवरी में भी आपको लश ग्रीनरी दिखती है और जब आप इन सड़कों से जाते हो तो आपको केरला का एक एसेंस फील होता है। इन रास्तों को देखते हुए मैं पहुंच जाता हूँ सुरीनली विलेज। ये केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है जो टी गार्डन्स के बीचों बीच बसा है। कई किलोमीटर तक फैली हुई टी प्लांटेशन, उसके बीच में गांव और पीछे वेस्टर्न घाट्स के पहाड़, ये सब देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी इस केरला ट्रिप का जो पैकेज है वो मैंने लिया था एक कंपनी से जिसका नाम है ई ट्रिप्टो, जिनके साथ मैं अंडमान भी गया था। तो मेरा अंडमान का काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था उनके साथ। तो मुझे लगा यार केरला जा रहा हूँ और वो लोग केरला भी लेकर के जाते हैं, तो मुझे लगा कि इसी कंपनी के साथ मैं जाता हूँ। तो भाई ई ट्रिप्टो के साथ अगर आप आते हो तो बहुत ही बढ़िया स्मूथ जो है आपकी पूरी पूरी ट्रिप रहने वाली है। एंड अगर आप उनसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हो तो उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां पर जाकर के उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और सिर्फ केरला ही नहीं, आप अंडमान जाना चाहते हो या फिर आप कश्मीर भी जाना चाहते हो, हिमाचल जाना चाहते हो, कहीं भी जाना चाहते हो, आप उनके साथ जा सकते हैं। और मतलब मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से काफी ज्यादा रिलायबल कंपनी है। और अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ केरला। सुरीनली मुन्नार से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और इसकी हाइट है लगभग 5000 फीट, जिसकी वजह से यहाँ का वेदर हमेशा कूल और फ्रेश फील होता है। सुरीनली सिर्फ एक गांव नहीं है बल्कि एक ऐसा रीजन है जहाँ टी स्टेट्स के क्वार्टर्स भी है। टी प्लांटेशन में काम करने वाले लोग इन्हीं क्वार्टर्स में रहते हैं। अभी कुछ देर पहले हमें एक यहाँ के इस गांव के लोकल इंसान मिले जिन्होंने हमें काफी सारी बातें बताई इस गांव के बारे में। तो कैमरे के सामने नहीं आए बट उन्होंने काफी सारी चीजें बताई हमें। तो उन्होंने कहा कि जून जुलाई के आसपास यहाँ पर इतनी तेज विंड चलती है, इतनी तेज हवा चलती है कि घरों की शेड भी उड़ जाती है कभी कभी। तो इस वजह से ये जो आपको कट्टे दिख रहे हैं घरों की शेड के ऊपर, छत के ऊपर, तो ये मिट्टी से भर करके रख देते हैं ताकि जब तेज हवा आए तो ये उड़े ना। तो इस वजह से सभी घरों के ऊपर आपको ये जो मिट्टी जो कट्टे हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ब्रिटिश पीरियड के दौरान जब केरला में टी प्लांटेशन डेवलप हुई तब इस पूरी बेल्ट को टी कल्टीवेशन के लिए चूज किया गया। रीजन सिंपल था, हाई एल्टीट्यूड,
कंसिस्टेंट रेनफॉल एंड फर्टाइल सोइल। आज भी सुरेनली के आसपास के पहाड़ों पर जो चाय उगाई जाती है उसकी क्वालिटी इंटरनेशनल मार्केट्स तक जाती है। सो अभी मैं गांव के एक आंगनबाड़ी के अंदर आ गया हूँ। एक आंटी से हमने बात की लेकिन लैंग्वेज समझ नहीं आई। फिर भी इतना समझ आया कि हम लोग वीडियो बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा आप बनाओ अंदर आकर के। और शायद मैं बात नहीं कर पाऊंगा उनसे क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, बट अंदर चलते हैं। व्हाट्स योर नेम? नेम। हेलो, व्हाट यू आर डूइंग? आप क्या कर रहे हो? ये शर्मा रे शाय। आप इतने ज़्यादा डर गए उसके नीचे How many kids? 8, 10, 12, how many? 8 kids. 8 kids from this village. Okay. आप ये पढ़ाते हैं आप? Okay. Okay. And age of these kids, like 1 year, 2 year age. 3 to 6 years. 3 years to 6 years. 3 years to 6 years. Okay. Bye. Bye, Sundar. Okay, bye. Okay, bye. यहाँ काफी ज्यादा लैंग्वेज बैरियर था, लेकिन फिर भी बात हो गई, कभी इशारों से तो कभी टूटी फूटी इंग्लिश से। ये आंगनवाड़ी एक प्राइम एग्जांपल है कि भाषाएं लड़ाई नहीं बल्कि भाषाएं प्यार सिखाती हैं। So कुछ चीज़ें समझ पाया और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी समझ पाया लेकिन हाँ, काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब आप जाते हो किसी गांव के अंदर, बच्चों से बात करते हो। ये तो खैर बहुत छोटे बच्चे थे, लेकिन कभी कभी मैं किसी गांव के अंदर जाता हूँ तो उनसे पूछता हूँ कि आपको क्या बनना पड़ेगा, तो कुछ बच्चे कहते हैं हमें IAS ऑफिसर बनना है, हमें दिल्ली जाना है, पढ़ाई करनी है। तो सुनता हूँ तो लगता है कि यार कितनी मस्त ज़िंदगी है ये, कितनी मस्त लाइफ है। लोग कितनी दूर दूर से क्या क्या सपने देखते हैं, क्या बनते हैं, कहाँ जाते हैं, लाइफ कहाँ ले जाती है, कुछ नहीं पता होता। चलते हैं। कुछ देर बाद टी गार्डन्स में लीफ कटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। आमतौर पर यह काम अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम को किया जाता है, जिसमें गांव के लोग आते हैं अपनी मशीनें लेकर और लीव्स की कटिंग करते हैं। ये लीव्स 12 या 14 दिन में वापस से ग्रो हो जाती हैं और ये कटिंग की रोटेशन साइकिल फार्म टू फार्म हर 14 डेज में रिपीट होती है। कुछ लोगों के पास मैनुअल मशीन्स है जिसमें वो लोग कैंची की तरह पत्ते काटते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास मॉडर्न इलेक्ट्रिक मशीन्स भी हैं जिनकी बैटरीज वो अपनी कमर पर लटका लेते हैं और ट्रिमर की तरह मशीन से पत्ते काटे जाते हैं। बहुत मेहनत है यार सबकी। इसके बाद सब लोग अपने अपने पत्तों को अलग अलग बोरों में भरकर फार्म के बाहर रख देते हैं, जिसके बाद उन बोरों का वजन किया जाता है। वजन करने के बाद उन्हें ट्रैक्टर में भर दिया जाता है और ट्रैक्टर जाते हैं फैक्ट्रीज तक जहां पर उनकी प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद हमें मिलती है केरला की ऑथेंटिक चाय। जब मैं इन फार्म्स में खड़े होकर चाय पी रहा होता हूँ और देखता हूँ वर्कर्स को पत्ते काटते हुए, तो मुझे रियलाइज होता है कि हमें ये कभी फील ही नहीं होता कि हमारी सिर्फ चाय के स्वाद के पीछे कितने लोग किस गांव के अंदर मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस वीडियो को देखते हुए भी चाय ही पी रहे हो। भाई ने बात सही की है, जी है। यार बड़ा नेक्स्ट। सो मैं हूँ अभी फिलहाल मुन्नार में और अभी सुबह के 4 बजे हुए हैं। आप पूछेंगे मैं सुबह 4 बजे क्यों उठ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर लोग जाते हैं सनराइज देखने के लिए। अच्छा, मैंने वो सुना है देखने कि वहाँ पर बादल नीचे दिखते हैं, तो बस मैं उसी लिए उठ गया हूँ कि मुझे वो चीज़ देखनी है लेकिन अभी बाहर पूरा अंधेरा है और वहाँ पर जाने के लिए हमें ऑलमोस्ट लगने वाले हैं 1.5 आवर सो बिल्कुल अंधेरे में हम लोग जाएंगे और सीधा मैं आपको दिखाने वाला हूँ सनराइज।
मैं पहुंच गया था कोलकमलाई के सनराइज बड़ा पॉइंट यार पर। शॉट देगा। अब बस कुछ ही देर में सनराइज होने वाला बादल था। कितने बादल पहाड़ के नीचे आ रहे थे, ऊपर आ गया। मानो उन्हें भी सनराइज का इंतजार हो। एंड कर गया यार ये बंदा सनराइज ना एंड कर गया। और भाईगा भाई ये बंदा एंड लेवल का भाई। ये चीज बहुत असली होता है। 10 मिनट बाद एक रोशनी पहाड़ के पीछे से आती है। ये देखो बादलों के हाँ, ऊपर बहुत से ठीक उगता है सूरज और सुबह की ठंडी हवा। ऐसा लग रहा था मानो सुबह 4 बजे उठना और यहाँ तक आना सब वर्थ इट था। सारे क्या कमाल का है नहीं बच्चे होगा। हाय हाय वाह वाह बहुत अच्छा बड़ा कैप्चर किया। वो कितने लोग खड़े हैं यार। भाई ने बताया कि सिर्फ लोग यहाँ पे ये सनराइज देखने के लिए आते हैं। ओए होए होए हेवन ऑन अर्थ। सो फाइनली सनराइज हो गया है। ये जो सामने मेरा पहाड़ है इसके पीछे से सनराइज हुआ है और नीचे जितने बादल थे वो यहाँ से कम हो गए बट पहाड़ के पीछे हैं। और जब सनराइज हुआ तो सारे जो क्लाउड्स है वो एकदम गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब हम लोग वापस नीचे जा रहे थे। पूरा रास्ता ऑफ-रोड था और हम लोग बैठ जाते अपनी जीप में। जीप पूरे टी गार्डन्स को पार करते हुए जाती है और सुरेनली विलेज को भी। कोलकमलाई के टी गार्डन्स पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बने हुए टी गार्डन्स हैं, जिनकी हाइट 7,900 फीट है। इमेजिन कीजिए कि केरला कितना वर्सेटाइल है। एक तरफ यहाँ पर बीचेस हैं यानी कि सी लेवल, और दूसरी तरफ यहाँ पर पहाड़ है जिस पे पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बने हुए टी गार्डन्स हैं। मुन्नार के पहाड़ों के बाद अब मैं एलेपी के बैकवाटर्स में आ गया था। यहाँ कोई टी गार्डन्स नहीं है। यहाँ चलती है हाउस बोट और लोग करते हैं फिशिंग। आज मैं इसी हाउस बोट में रुकने वाला था, लेकिन उससे पहले मैं मिलता हूँ विष्णु भैया से, जो हमें ले जाते हैं फिशिंग और शेल कलेक्टिंग का प्रोसेस दिखाने के लिए। नो अभी स्पोर्ट में जिस जगह पर जिस तरह की ज्योग्राफी होती है उसी के हिसाब से वहाँ का रोजगार तय होता है। मुन्नार के अंदर फर्टाइल सॉइल थी, रेनफॉल था, तो वहाँ पर टी गार्डन्स थे, लोग प्लांटेशन करते थे। लेकिन अब एलेपी के अंदर पानी है, यहाँ पर लोग फिशिंग करते हैं और शेल कलेक्टिंग करते हैं। अब हम लोग पहुँच चुके थे लेक के बीच में, जहाँ विष्णु भैया अपना नेट लेक में डाल देते हैं फिशिंग के लिए। अब ये नेट शाम को निकलेगा और शाम तक इसमें काफी सारी मछलियां फंस चुकी होंगी। वो देखने वाला हम यहाँ सुबह सूरज निकलने से भी पहले आते हैं। गांव के सब लोग अपने अपने जाल यहाँ झील में डाल देते हैं और फिर शाम को वे जाल निकाले जाते हैं। हमारे जाल छोटे होते हैं, इसलिए इनमें छोटी मछलियां ही आती हैं। बड़े मछुआरों के पास और भी बड़े जाल होते हैं, वे आगे जाकर मछली पकड़ते हैं। तभी वहाँ पर गांव का एक और इंसान अपनी बोट लेकर आता है जो शेल कलेक्टिंग कर रहा होता है, और अब हम लोग देख रहे थे उस प्रोसेस को। सो अभी हम लोग लेक के बीचों बीच आ गए हैं और यहाँ पर शेल कलेक्टिंग का जो प्रोसेस है वो हम लोग देख रहे हैं। तो सामने वाली जो बोट है उसमें हम लोग शेल कलेक्ट कर एक नेट को अंदर डालते हैं, फिर उस नेट को खींचते हैं और फिर काफ़ी सारे शेल आते हैं। ये शेल मार्केट के अंदर 200 रुपीज़ पर केजी सेल होते हैं और इसके ऊपर का शेल नहीं होता है, इसके अंदर जो मीट है वो सेल होता है 200 रुपीज़ पर केजी।
आया अभी माल आया। ओ यार जाओ शेल कलेक्ट करने के लिए वो नेट की एक बास्केट को लेक के फ्लोर तक डाल देते हैं और फिर उसके अंदर काफी सारे शेल्स आ जाते हैं। फिशिंग मैंने पहले भी देखी थी, लेकिन शेल कलेक्टिंग में पहली बार देख रहा था। इसके बाद विष्णु भैया हमें ले जाते हैं अपने गांव में, जहां शेल की फर्दर प्रोसेसिंग हो रही होती है। सो अभी हम लोग आए हैं शेल की प्रोसेसिंग देखने के लिए। जो शेल कलेक्ट करते हैं लेक के अंदर से, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो मैं भैया से पूछा था, तो उन्होंने बताया मुझे कि सबसे पहले जो शेल होते हैं इनको हम लोग इस आग पर डालते हैं, जिससे इसके शेल के अंदर जो मीट होता है वो बचता है सिर्फ। इस आग पर शेल्स को काफी घंटों तक पकाया जाता है। काफी सारे शेल्स के मीट खुद ब खुद बाहर आ जाते हैं और जिनके नहीं आते उनको इस जाली के ऊपर रखा जाता है और इस जाली को बार बार हिलाया जाता है और कुछ देर बाद उनका जो मीट होता है वो भी बाहर निकल के गिर जाता है। अब ये मीट बाजार में बिकने के लिए एकदम तैयार है। इसकी कीमत 200 रुपये पर केजी होने वाली है। कितने जाल है। ये चेक करो भाई, कैसा कैसा सिस्टम है। बहुत फिशिंग होती है ना। केरला में काफ़ी लोग चाइनीज़ फिशिंग नेट का भी यूज़ करते हैं, जिसमें एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म होता है और उसके सामने लगा होता है एक नेट। नेट को बैलेंस करने के लिए पीछे पत्थर लगाए जाते हैं और फिर उस नेट को 5 से 10 मिनट के लिए पानी में डाल दिया जाता है और उसके बाद उसे ऊपर खींचा जाता है। जुगाड़ देखो। सो केरला में यहाँ पर चाइनीज फिशिंग नेट्स काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। एंड ये जो फिशिंग नेट्स है बेसिकली ये वर्क करते हैं इन पत्थरों से, स्टोन से। तो यहाँ पर 600 kg का जो वेट है वो स्टोन्स का है। अभी जैसे भैया जो है वो इन पत्थरों को ऊपर भेज रहे हैं, तो जैसे ही ऊपर जाएंगे तो जो नेट है वो नीचे जा रहा है आगे से। बड़ा यार जुगाड़ लगाया। ये समंदर नहीं है, ये बैक वाटर है। अरबियन सी उस तरफ है। बैक वाटर्स में सिर्फ छोटी मछली मिलती है, बड़ी मछली के लिए समंदर में जाना पड़ता है। मॉनसून सीजन में हमें अच्छी मछली मिलती है। जून से जुलाई या सितंबर से अक्टूबर वो अच्छा सीजन होता है। ये हमें एक छोटी मछली मिली है, इसकी करी काफी अच्छी बनेगी। केरल के लोग इसे काफी पसंद करते हैं। ये टाइगर फिश है, इसके फिन काफी डेंजरस होते हैं, ये हाथ में लग सकते हैं। आज हम लोग एक हाउस बोट में रुकने वाले थे। एलेपी में काफ़ी सारी हाउस बोट चलती हैं और जब आप उसके अंदर जाते हैं तो आपको फील ही नहीं होता कि आप किसी बोट के अंदर जा रहे हैं। आपको लगता है कि आप किसी लग्जरी होटल के अंदर हैं। अगर आप एलेपी आते हैं तो डेफिनेटली आप हाउस बोट के अंदर जरूर रुकिएगा। इस मोमेंट में कोई ट्रैवलर नहीं था, बल्कि एक टूरिस्ट की तरह मैं इस चीज़ को देख रहा था। कभी कभी टूरिस्ट होना भी सही होता है, जब आप कमर्शियल चीज़ों के अंदर कंफर्ट ढूंढ लेते हैं। सो मैं हूँ अभी एलेपी की एक हाउस बोट के अंदर और अभी मैं इस हाउस बोट का आपको टूर देता हूँ। सबसे पहले जो आपको ये एरिया दिख रहा है ये है डाइनिंग एरिया। अगर हमें खाना खाना है तो हम लोग यहाँ पर आकर के बैठ सकते हैं। और इस हाउस बोट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रूम है हमारे लिए, और हमारे लिए ही डाइनिंग एरिया भी है, ऊपर बैठने के लिए भी है। अभी आपको दिखाता हूँ, आ जाइए। सो अगर आपको हैंड वॉश करने हैं तो भाई आप यहाँ पर आराम से अपने हैंड वॉश कर सकते हो। और ये है हमारा रूम। सो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक बेड है, एक एक्स्ट्रा बेडिंग भी है, अगर कोई और है तो वो भी सो सकता है। एंड इसके अलावा यहाँ पर एक बुक शेल्फ भी है कि आपको वो किताबें पढ़नी है तो आप यहाँ पर किताबें पढ़ सकते हैं। वैसे यहाँ पर सिर्फ एक ही बुक अभी रखी हुई है। इसके अलावा अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर अगर आप ऊपर आते हो तो ऊपर आपके लिए बैठने के लिए भी जगह है। आप आराम से बैठ सकते हो, ड्रोन फ्लाई करना है ड्रोन फ्लाई कर सकते हो, और जो भी आपको करना है। सो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर बैठ करके अभी नारियल पानी पिया था, ये रखा हुआ है, और यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हो। अभी जो हाउस बोट है ये बेसिकली बैक वाटर्स के अंदर खड़ी हुई है, लेकिन कुछ देर के बाद ये बैक वाटर्स के अंदर चलना शुरू करेगी। तो जब हम इस हाउस बोट के अंदर जाएंगे तो हम लोग वहाँ पर खड़े हो सकते हैं। एंड यहाँ से हम पूरा जो एलेपी के बैक वाटर्स है वो देख सकते हैं। जैसे भी आपको दिख रहा होगा एक जो हाउस बोट है वो मेरे सामने वहाँ पर जा रही है। अब हमारी हाउस बोट जा रही थी नैरो स्ट्रीम से
ओपन लेक की तरफ। अच्छा है। हमारे साथ थे हमारे हाउसबोट के कैप्टन और एक शेफ जो कोई भी खाना बना सकते थे। कुछ देर बाद हम ओपन लेक में पहुंच जाते हैं और यहाँ हमारी हाउसबोट रोक दी जाती है क्योंकि अब हम इस ओपन लेक के अंदर लंच करने वाले थे। हमारे कैप्टन और शेफ हमारा लंच डाइनिंग टेबल पर लगा देते हैं और फिर हम इस शानदार से व्यू को देखते हुए वहां लंच करते हैं। Heavy lunch. क्या लाभ है जब हो सकता है Lunch है lunch. एक पास में भाई है ना। अब हो सकता है कि आपको ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा कमर्शियल लग रहा हो, लेकिन मुझे इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा था। मैं हर बार खुद की खोज में नहीं निकल सकता, ना ही मैं हर बार कहीं जा करके सेल्फ रियलाइजेशन कर सकता हूँ। कभी कभी मैं निकलता हूँ सिर्फ सोने के लिए, सिर्फ खाने के लिए और सिर्फ मज़े करने के लिए। और ये वही मूवमेंट था। अभी साहब आम नहीं। सही को बोल रहा तो है। मेरी खिड़की के सामने पूरा व्यू है। इमेजिन करो कि आप कहीं घूमने के लिए आए हुए हो और आपको होटल से बाहर ही नहीं जाना है। आपका होटल ही खुद चल करके आपको सब चीजें दिखा रहा है। ऐसा ही कुछ है। ये भी आना चाहिए। केरला का मेरा ट्रिप खत्म करते करते मैं 2-3 चीजें और एक्सपीरियंस करता हूँ। सबसे पहले मैं एलेपी के पास एक ऐसे गांव में जाता हूँ जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बोट्स ही चलती है। उस गांव के आसपास है चावल के खेत, लेकिन कोई भी रोड नहीं है। हर घर के सामने एक बोट खड़ी आपको दिखती है। अगर किसी इंसान को कहीं पर भी जाना है तो पहले उसे बोट में बैठ करके रोड तक जाना होगा और उसके बाद ही वो रोड से कहीं जा सकता है। ऐसा विलेज मैं केरला में पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था। काफ़ी सारे लोग थे जो अपने घरों के बाहर बैठ करके फिशिंग कर रहे थे स्टिक से। ये देखकर मुझे ये गाँव काफ़ी ज़्यादा अलग लगा। ये सब देखने के बाद मैं चला जाता हूँ एक ऐसी जगह जहाँ मुझे देखने को मिलता है केरला का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म कथकली। वैसे तो कथकली को हम सिर्फ एक डांस फॉर्म भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक विजुअल लैंग्वेज है जिसमें एक्टिंग, डिवोशन, डांस, म्यूजिक एंड डिसिप्लिन सब है, जिसमें एक स्टोरी नरेट की जाती है बिना शब्दों के। ये कहानी सिर्फ अपने इशारों से ही बयान की जाती है, जिसे कहते हैं मुद्राज, जिसमें फेशियल एक्सप्रेशंस, आई मूवमेंट्स और कुछ बॉडी मूवमेंट्स भी होती हैं। कथकली में जो मेकअप किया जाता है उसका भी काफ़ी अर्थ होता है। अलग अलग रंगों के अलग अलग मतलब है। ग्रीन कलर का मतलब होता है गॉड या फिर हीरोइक कैरेक्टर, रेड का मतलब है एविल और ब्लैक का मतलब है डीमन। कथकली एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसके अंदर आप जितना खोना चाहो उतना खो सकते हो। जब आप वहाँ पर बैठ करके चीज़ों को देखते हो तो आप सब चीज़ें भूल जाते हो। केरला में अक्सर लोग अपनी स्पाइसेस खुद उगाते हैं और उनके पास स्पाइस फार्म्स भी होते हैं। ऐसी एक स्पाइस फार्म के अंदर मैं जाता हूँ और वहाँ पर अलग अलग पौधों को देखता हूँ। उसमें से एक प्लांट होता है छुई मुई, जिसको अक्सर लोग टच मी नॉट प्लांट भी कह देते हैं, और मैं उसे टच करता हूँ। ओ ये लो, टच करते ही पत्ते नीचे। ओ और इसी के साथ हमारा केरला का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे फिर कभी। सो केरला का हमारा सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है और मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। और इसके पीछे जो मेजर फैक्टर था वो थी ई क्रिप्टो कंपनी। और मैं भाई ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कहीं जाना चाहते हो और वहाँ पर ई क्रिप्टो लेकर जाती है, अगर उनके पैकेजेस हैं, जैसे मान लीजिए आप हिमाचल जा रहे हो, कश्मीर जा रहे हो, या फिर आप अंडमान जाना चाहते हो, नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम जाना चाहते हो, और कहीं भी जाना चाहते हो भाई
एक बेस्ट है। लेकिन देखा जाए ना भाई, आपको यूट्यूब पर एक हज़ारों करोड़ों वीडियो मिल जाएंगी केरला पर, लेकिन मतलब कि आप जब भी कोई नई वीडियो देखते हैं ना तो उसमें आपको एक अलग एक एंगल केरला का नज़र आता है। जैसे भाई ने भाई दिखाई है एक हर चीज़, हमने एक 5-6 व्लॉग हो गए इसी चीज़ पर बनाते हुए, लेकिन सबसे बेस्ट होता है कि आप कितना अपना बेस्ट दे सकते हैं वीडियो में, क्योंकि खूबसूरती की उधर भाई इंतहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरती उधर खिली होती है। अपना अपना एक अंदाज होता है खूबसूरती दिखाने का या सारी चीज़ें करने का। अब पहले हमने इब्रार भाई का देखा था व्लॉग, वो बाइक पर भाई सारे मतलब के सीन हमें दिखा रहे थे, वो भी अच्छा था। लेकिन एक और व्लॉग देखा, उसमें एक भाई ने और एंगल मतलब के कवर करके दिया, लेकिन इसमें भाई जो चीज़ें दिखाई गई है ना वो सबसे एक बेस्ट थी। क्योंकि मैंने भी काफ़ी इंस्टाग्राम पर ना रील्स देखी है जहाँ पर बादल भाई वो मतलब के एक सीन कैप्चर करते हैं, तो ये लगता था कि यार केरला में ये कहाँ पर ऐसी जगह होंगी जहाँ पर ये भाई सीन मतलब के कवर करते हैं या ऐसी रील्स ब्यूटीफुल बना लेते हैं जो कि कंपैरिजन ही नहीं है यार इस सीन का। तो आज भाई वो भाई ने मतलब के मुद्दा सारा जो सामने रख दिया कि ऐसे वो सीन सारा कैप्चर करते हैं, लेकिन मेहनत भी होती है, एक शौक भी होता है। अब जो भाई ट्रैवलर होते हैं ना, जो एडवेंचर करते हैं, उनको भाई उनके सबसे ज़्यादा एक पॉजिटिव रिव्यू होता है हर एक चीज़ को लेकर, मतलब कि हर चीज़ उन्होंने अपने आप में समा कर देखनी होती है और दिखानी होती है और कैप्चर करनी होती है कैमरे में। लेकिन भाई ने वो जो चीज़ दिखाई थी ना वो थी बहुत अच्छी यार, दिल करता था दोबारा दोबारा देखने का। लेकिन अब बोर्ड पर आ जाए तो मतलब कि जो बनी हुई हैं उसकी हमने वीडियो देखी थी, लेकिन आज एक और एंगल था, वो भाई अंदर तक गया जहाँ पर मतलब कि स्टार्ट होता है ख़त्म होता है, आगे गांव में कैसे लोग रहते हैं, वो चीज़ सबसे ना बेस्ट मुझे लगी थी भाई। बड़ी कमाल की वीडियो थी यार, मज़ा आया देख के। ये बंदा एंड कर देता है वीडियो बनाने वाली, जैसे जैसे भाई ने ड्रोन शॉट लिए, जैसे उसने वीडियो बनाई, जहाँ से उसने शुरू किया और एंड भाई क्या कमाल का एंड किया। सनराइज वाली वाकई बात बड़ी कमाल की कि यार आप देखेंगे 4 बजे वो बंदा सिर्फ उठ के गया है, वो कह रहा बढ़ती है भाई 4 बजे उठ के आना और ये वीडियो बनाना। जैसे हमने देखा यार सामने जब बादलों के ऊपर वो लाइट पड़ी है ना सूर्य की, मज़ा आया यार देख के। और बंदा भाई ऐसी चीज़ें देख के ना एक तरोताज़ा हो जाता है, बंदे को अंदरूनी खुशी मिलती है कि यार मैं अपनी आंखों से इतनी खूबसूरत जगह देख रहा हूँ। और दूसरी जो वहाँ पे थे टी प्लांट, वो भी भाई कमाल के हैं। वो 7000 फीट पे भाई आप वो देखा है, भाई ने बताया कि जब वापस आ रहा था वो सनराइज देख के उन्होंने कहा कि सबसे दुनिया में सबसे ऊंचाई पे ये हैं टी प्लांट जो इंडिया में है। और चाय वाकई भाई ने ठीक कहा था कि रहमान भाई चाय पी रहा था उस टाइम, हो सकता है मेरी वीडियो देखते वक्त आप चाय पी रहा होगा कोई ना कोई, रहमान भाई चाय पी रहे थे उस टाइम में। अच्छा वो बहुत ग्रो करती हैं, सारी बात है कि 14 दिन में भाई वो सारा वो काटते हैं और फिर दोबारा, वो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी और वाकई भाई ने ना काफ़ी डिफरेंट जगह दिखाई है। मतलब लास्ट टाइम उनका हमने एक जो देखी थी ना ट्रिप, वो भी अंडमान निकोबार पर थी, वो भी काफ़ी डिफरेंट थी। लेकिन ये वाले जो है ना ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी यार। जो केरला के सीन है ना देखने वाले बहुत ही खूबसूरत है, और ख़ास करके केरला में सबसे ज़्यादा जो फिशिंग की जा रही है ना, मतलब बहुत ज़्यादा जगह जहाँ पे लोग फ़िशिंग कर सकते हैं, समुंदर की तरफ भी उस साइड भी निकल जाते हैं, सही साइड जो उन्होंने बताया आगे थोड़ा जाएं। लेकिन इधर जो लोकल हैं वो अपना बहुत ज़्यादा फ़िशिंग कर रहे हैं छोटी मछली के लिए, और इसी से ही उनका एक काफ़ी ज़्यादा गुजारा भी हो जाता है। लेकिन जो भाई वो छोटे छोटे ब्लैक से पकड़ रहे थे, वो आप देख ले कैसे नीचे से निकाल कर, हाँ उसके बाद उनको आग पे रखना कई घंटों तक, फिर निकालना, फिर 200 रुपये पर केजी जाके सेल करना। वो ये बंदे खाते हैं, ये शेल के अंदर जो होता है ना खाने के लिए ही, वो जो खाने के लिए हम भी बोल रहे हैं, वो खाने के लिए। वो भाई एक केरला में एक लगती है मंडी सी होती है छोटी सी, वहाँ बहुत सारी ऐसी आपको चीज़ें मिलेंगी, एक तरह की चीज़ें मिलेंगी जिसमें भाई हमें देखने को ये मिलता है। लेकिन भाई का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, ट्रेडिशनल भी देख लिया, हर चीज़ उन्होंने देख ली। भाई वीडियो बहुत अच्छी थी। केरला में ज़्यादातर ये जो चाय का बगात है ना ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखें कि एक पहाड़ नुमा शक्ल है, और भाई देखें कि ना वहाँ पर कोई ये अपना चौरस ज़मीन है ना कोई और चीज़ है, सिर्फ पहाड़ों की तरह के कभी नीचे कभी ऊपर।
तो जैसे वो अपना एक किस्म की पहाड़ों के ऊपर ही है, लेकिन देखें भाई वो कैसे औरतें उन्होंने मशीनें रख ली हुई हैं और भाई वो मशीनों के ज़रिए ऊपर से जो पत्ते हैं वो काट लेती हैं और उसके बाद बोरियों में भर कर भाई वो गाड़ी में लोड करके भेज देते हैं। तो दूसरी तरफ देखें तो वो जो हाउस बोट है ना, उसका बड़ा कमाल है कि भाई और तो कोई रास्ता ही नहीं है, और झील में भाई वो हाउस बोट के ज़रिए जाते हैं और भाई मछलियाँ पकड़ते हैं। और देखें कि हाउस बोट में भाई एक एक मकान भी है और वो जो अपना होस्ट आते हैं उनको भाई वो किराए रेंट पे भी देते हैं, और एक भाई वो घरनुमाई शक्ल बनी होती है। लेकिन जो ज़्यादा इधर केरला में है ना, इधर भाई ज़्यादा चाय का अपना बगात होते हैं और ज़्यादा नारियल का, ये दो चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़्यादा होती हैं। इस तरह भाई ने ब्लॉग जो है ना बहुत कमाल का बनाया है कि ये देखो कि उसने जहाँ से भाई उसने सफ़र शुरू किया है ना और एंड पर कमाल कर दिया उसने भाई। जो उन्होंने भाई अपना ड्रोन के साथ शॉट लिए हैं ना, एक बहुत प्यारे भाई शॉट लिए उसने। ये देखो कि भाई जो उसने जाकर अपना वो एक जब सूरज निकलने से पहले जब 4 बजे उठ कर गया है ना भाई, वो एक कमाल की है कि जैसे भाई सूरज निकला है ना तो वो जैसे बादल भाई नीचे, और भाई जो उसकी पहली किरण जब पड़ी है ना उस पर सभी ने भाई कमाल ही किया है कि कमाल की वीडियो है। और मंजर भी उधर भाई कमाल का था, देखा कि कितने लोग उधर भाई पहले सूरज निकलने से पहले उधर पहुंच गए थे। और उधर भाई अपना रोजगार जो है ना वो ज़्यादातर अपना जो चाय है ना उसकी भाई काश्त करते हैं या अपना फिश जो है कि पकड़ कर भाई उनका या शिकार करके भाई उससे गुजारा करते हैं। वीडियो कमाल की भाई ने बनाई है। ऐसे ही है, वीडियो अच्छी थी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।